MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। पूरा समझेंगे कि आखिरकार इसे मूविंग कॉइल क्यों बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर इसका कहाँ से नाम पड़ा, बेसिकली क्या है। मैं बता दूं कि गैल्वेनोमीटर या फिर इसका नाम तुमने थर्ड चैप्टर में ज़्यादा सुना होगा, बीट स्टोन ब्रिज में, बाकी जगह भी सुना होगा, मतलब जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट आया होगा वहाँ वहाँ तुमने सब सुन रखा होगा। बेसिकली बताते हैं गैल्वेनोमीटर एक प्रकार की डिवाइस है जो करंट की प्रेजेंस को बताती है। दोबारा सुन लो, देखो इसका वो बात अलग है कि इसका मॉडिफिकेशन करके तुम वोल्ट मीटर मतलब जो वोल्टेज को मेजर करे, ऐसा मीटर जो वोल्टेज को मेजर कर सके। अमी मीटर मतलब ऐसा डिवाइस, ऐसा मीटर जो अमी मीटर मतलब करंट को मेजर कर सके। ये जब पढ़ाएंगे फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, इसकी मॉडिफिकेशन से बनाया जाता है। लेकिन बिना मॉडिफिकेशन के सिर्फ गैल्वेनोमीटर करंट की प्रेजेंस को बताता है, वो भी डिफ्लेक्शन होके। जैसे मान लो हमने सर्किट बनाया इस तरीके से, मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है और ये हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है। अगर इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला इसका मतलब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इतनी सिंपल सी बात आ गई है। अब देखो कोई भी हम डिवाइस पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं प्रिंसिपल। अब देखो प्रिंसिपल मतलब आखिरकार कौन से लॉ, कौन से फेनोमेना, कौन से प्रिंसिपल बेस्ड है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो पिछली वाली वीडियो में अगर तुमने गलती से भी अगर देखी हो तो मैंने बताया था कि जब कोई कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है, मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट होती है। जो तुम्हारे कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, मिक्सी, सब की मोटर इसी प्रिंसिपल डिपेंडेंस है। तो पिछली वाली वीडियो काफ़ी अच्छे से देखना, मैंने वहाँ हर एक चीज़ क्लियर करी है। तो बेसिकली करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क। मतलब वो बेसिकली इतना सब छोड़ भी दो यहाँ से, तो बेसिकली एक्सपीरियंस टॉर्क विच टेंड टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। मतलब वो बॉडी टॉर्क फील करती है। टॉर्क मतलब ये समझ सकते हो कि रोटेटिंग फोर्स, रोटेटिंग फोर्स आएगा इसका मतलब बॉडी रोटेट करने के ऊपर, मतलब रोटेट करने को टेंड होने लगेगी। और उसमें एंगुलर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। डिफ्लेक्शन दो प्रकार के हो सकते हैं कि ये बॉडी यहाँ से ये ना की थी, यहाँ से यहाँ पहुँचा दो। ये होता है ट्रांसलेशन डिफ्लेक्शन, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ पहुँचे, ट्रांसलेशन। एंगुलर मतलब होता है कोई चीज़ एंगल में मूव करे, कर्व में मूव करे, उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। देखो ये जो डायग्राम है बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से रख के बना लो। देखो ये फ्रंट व्यू है और ये है टॉप व्यू। पूरा डिटेल में समझाएंगे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। डीआरसोनॉल वाल गैल्वेनोमीटर, मतलब इनके नाम पे इसका नाम रखा गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आखिरकार यहाँ मूविंग कॉइल क्यों आया है, क्योंकि जो कॉइल है ना, ये देखो मूविंग, ये कॉइल है ना जो लूप, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो बेसिकली मूविंग है, इसलिए इसका नाम रखा गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कहीं कहीं सिंपल से गैल्वेनोमीटर भी अगर सुनने को आए तो मतलब इसी की बात करे जा रहे हैं। ये पूरा डायग्राम ध्यान में रख के रखना। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन के ऊपर और इसकी वर्किंग के ऊपर। देखो ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारा। कंस्ट्रक्शन तो तुम किसी भी किताब में आराम से पढ़ोगे, कहीं भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ वो है क्या है, इसकी वर्किंग, और जो जो इसके अंदर पॉइंट हिडन है उनके बारे में समझना। इसलिए हम बात करते हैं इसके वर्किंग के ऊपर। वर्किंग इसकी सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे वही पिछली वाली वीडियो जैसे बनाते हैं कि मान लो तुम्हारे पास दो मैग्नेट हैं, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल, और इसके बीच में रखा क्या है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी है। देखो इसकी बात कर रहे हैं, देखो इस पोर्शन से तुम्हें समझ में आएगा। तो ये हमने रख दी है, तो जब इसमें फोर्स लगेगा तो ये कुछ ऐसे रोटेट हो जाएगी, मतलब टेंड हो, तो ऐसे ऐसे और ऐसे कुछ इस तरीके से अपन ने बना ली है। अब देखो कुछ ध्यान देने वाली बात है, इसको थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। ये मान लो ये सरफेस है इसका कॉइल का, क्योंकि बच्चे यहीं अक्सर गलती कर देते हैं समझने में। हम मान के चलते हैं कि इसमें से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और इसमें तो कुछ इस तरीके से जाएगा फ्लो होकर, और इस तरीके से जाएगा। और हम एक बात और याद रखते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर बराबर है। अब देखो अगर राइट हैंड हम यूज़ करेंगे
तो देखो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, तो इसका मतलब फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। तो हमने क्या देखा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, करंट का डायरेक्शन ये रहा है, फोर्स लग रहा है ऐसा डाउनवर्ड। कंफर्म। सेम टू सेम इस कहानी इस पे आ जाओगे। देखो जब इस पे आ जाओगे तुम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, पिछले वाली वीडियो में फुल डिटेल में बताया है। करंट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, तो जो क्या बोलते हैं फोर्स है वो लगेगा अपवर्ड। तो एक फोर्स ये डाउनवर्ड लग रहा है, एक फोर्स अपवर्ड लग रहा है। कहानी हो रही कुछ इस तरीके से, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देती है, और इस पेयर इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या, कपल। तो वही पिछले वाली वीडियो की तरह कि ए लेंथ ए है और यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी ए लेंथ बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए है। फ्रंट व्यू बनाया हमने, और ए क्या नाम है, कॉइल का नॉर्मल है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये बी है, ये नॉर्मल है, ये फोर्स है और ये भी फोर्स है। और ये रहा थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से बनाएंगे, तो ये वाला थीटा ये वाला एंगल इस थीटा के बराबर होगा। वो पिछले दो, क्योंकि देखो इसको अगर तुम इस तरीके से करोगे तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। पिछली वाली वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया है। तो अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ ए है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी ए साइन थीटा। कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल से यूज़ करेंगे। ये ट्रायंगल लगाना है ना तुम्हें, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड हार्ड बुक। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये बेसिकली डी है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डी है, डी अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस ए है, तो डी इक्वल टू हो जाता है ए साइन थीटा। कन्फर्म। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या, मेरे हिसाब से तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इतनी सिंपल से हम लोग बात कर चुके हैं। देखो जब हमने क्या, जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं तो इस पेयर को या कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कपल। और कपल से टॉर्क की वैल्यू होती है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम देखेंगे फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा। तो हो गया है ए साइन थीटा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वो है कि फोर्स के ऊपर मैंने क्या कहा कि जो ए वाला वायर है और ए वाला वायर है, इन दोनों के इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होंगे, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि देखो ए वाला फोर्स इस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा, ए वाला इस डायरेक्शन ले जाने की कोशिश करेगा, इत्तेफाक से या फिर कुछ भी कहोगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में एफ नेट की वैल्यू 0 होती है। पिछली वाली वीडियो में सब कवर किया है। ये इसमें टॉर्क लगाया है। हम मान के चलते हैं कोई भी एक फोर्स ले लेते हैं, मतलब यहाँ कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है, आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या है, आई एल क्रॉस बी, इन दोनों के बीच का एंगल जो बेसिकली 90 डिग्री होता है। तो एफ की वैल्यू आई है आई एल बी। इसी को लेके और इसके अंदर पुट कर दो, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आई है, आई ए थीटा नहीं से अल्फ़ा मान लो, क्योंकि ए थीटा और ए थीटा अलग अलग है ना, अल्फ़ा कोई मतलब उसका मतलब नहीं, आई एल बी ए साइन थीटा। अब बेसिकली यहाँ तक हमने देख लिया है। देखो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल बी ए साइन थीटा। एल पता है क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, जो बेसिकली एल इक्वल टू बी है। तो हम इसे क्या लिख लेंगे, आई बी ए साइन थीटा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बी है और यहाँ से लेके यहाँ तक ए है। ए क्रॉस बी क्या होता है, एरिया होता है। एरिया किसका, इसका। तो बेसिकली इसको एरिया भी लिख सकते हैं, आई बी ए साइन थीटा टॉर्क की वैल्यू। मतलब कि ये जो ये है कॉइल, इतना टॉर्क इस पे ये टॉर्क फील कर रही है। अब देखो सारी कहानी अटक जाती है यहाँ पर।
इसको समझना, ये तो इतना समझ में आ गया होगा। ये एक टर्न के लिए था, इसके अंदर कई सारे टर्न है, n नंबर ऑफ टर्न, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है निब्बा साइन थीटा। अब देखो हम दोबारा इस फिगर पे लौट के आते हैं। देखो ये जब कॉइल मान लो इसे रोटेट होगी ना, ऐसे मान लो इसे रोटेट होगी ना, ऐसे रोटेट, तो जो स्प्रिंग होगा, ये स्प्रिंग है, इसमें रीस्टोरिंग टॉर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली अब ट्विस्ट होगी तो इसका अपोज करना स्टार्ट हो जाएगी। और तुम क्या जानते हो कि जो रीस्टोरिंग टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अल्फा के। अल्फा बेसिकली क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि आखिरकार एक कॉइल कितना डिफ्लेक्ट करी है। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा है रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा है कि आखिरकार कॉइल कितना रोटेट करी है। अब देखो यहाँ देख लो, बेसिकली बात ऐसे याद रखते हैं कि जो एक पॉइंटर है ना, यहाँ जो बात कर रहे हैं पॉइंटर, ये पॉइंटर मान लो कुछ इस तरीके से इस पे अटैच होता है, इस तरीके से। तो हमने इतना देख लिया है। तो जब हमने टॉर्क की वैल्यू जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे हम, इसे अल्फ़ा मान लो या थीटा नहीं मानो, इसे अल्फ़ा ही माने रहो, अल्फ़ा। जब हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आता है जिसको हम के अल्फ़ा हो जाता है। अल्फ़ा बेसिकली क्या है? एंगल ऑफ कॉइल डिफ्लेक्शन। देखो अगर तुम ए वाला एंगल यहाँ देखना चाहते हो तो ए वाला एंगल ये रहा है, अल्फ़ा है, ए बता अल्फ़ा। तो इतनी तुम्हें याद रखना है कि ए वाला एंगल 90 है पूरा, तो थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 90। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? 90 माइनस अल्फ़ा। देखो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इसके अंदर रख देंगे, तो NI BA साइन 90 माइनस अल्फ़ा तो निब्बा कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। टॉर्क की वैल्यू, एक टॉर्क की वैल्यू अपने पास ए है और एक टॉर्क की वैल्यू तुम्हारे पास ए है। अब कहानी शुरू होती है इस अल्फ़ा की। बेसिकली अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल ऑफ द लूप। देखो हमें मान के चलते हैं कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये रेडियल है। मतलब ये जो तुम्हारे पास ये सिलेंडर है, ये और जो ये सॉफ्ट आयरन कोर है सिलेंडर का था, तो इस तरीके से है। तो तुम्हें एक चीज़ देखना, मतलब ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही हैं। मतलब हम बेसिकली कहेंगे कि ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। रेडियल मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब होता है कि जो चीज़ टूवर्ड सेंटर को जाए। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और यही अगर मान लो ये सिलेंडर है, तो अगर तुम इसका क्या निकालोगे, नॉर्मल निकालोगे, तो वो भी रेडियस से ही पास होता है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? इन दोनों का एंगल 0 है। क्या समझे? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 0। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ में क्या देखने को मिला है कि इस पूरे आंसर का हो जाएगा निब्बा। टॉर्क इज इक्वल टू निब्बा। एक टॉर्क तुम्हारे पास ए है और एक टॉर्क ए है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो के अल्फ़ा इज इक्वल टू निब्बा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो कोई नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब तुम्हें इतना बेसिक ध्यान रखना है। तो हम क्या देखते हैं? अल्फ़ा इज इक्वल टू NBAI अपॉन के। इतनी सब देखो, नंबर ऑफ टर्न चेंज नहीं होंगे, ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना उसका एरिया चेंज होगा, ना के होगा। ये बेसिकली के हो जाता है, उसे बोलते हैं टॉर्सन कांस्टेंट। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? ये बेसिकली यहाँ स्प्रिंग का पार्ट है, के को बोलते हैं टॉर्सन
कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी हम बताएंगे, घबराओ नहीं, इसका मतलब क्या होता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये क्या है, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हम इसी के ऊपर पूरी कहानी पढ़ रहे थे। इस पूरी क्वांटिटी को बेसिकली जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस पूरी क्वांटिटी को मतलब अभी बताते हैं। तो हमने क्या देखा है कि अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इसी को घुमा के लिखोगे तो आई इज़ इक्वल टू के अपॉन एन बी ए अब इंटू अल्फ़ा। इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, जी। तो आई इज़ इक्वल टू जी अल्फ़ा। जी क्या, एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, बताते हैं। जी फॉर क्या है, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या फिर कहीं कहीं तुम्हें इसका नाम सुनने को मिलेगा करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। क्या है, करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दें कि तुम्हें क्या याद रखना है कि देखो, ये जो लेना है कॉनकेव लेनी है, कॉनकेव पोल्स लेने हैं। अगर तुम्हें ऐसे रेक्टेंगुलर ले लोगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। रेक्टेंगुलर ले लो, क्यों प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि देखो ए सिलेंडर है तो कुछ तो इसकी रेडियली जाएंगी लेकिन कुछ इसकी रेडियली नहीं जाएंगी। तो याद रखना, जो मैग्नेट ले रहे हैं वो कॉनकेव होनी चाहिए। कॉनकेव लेने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो रेडियली हो जाएंगी। तो रेडियली होने की वजह से कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्योंकि अगर देखो, अगर यहाँ ए वाला फैक्टर रह जाता है, क्या रह जाता है, अगर ए वाला फैक्टर अगर गायब नहीं होगा तो हमें ऐसा कॉस वाले फंक्शन का एक स्केल चाहिए पड़ेगा, और ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पास कौन सा पॉसिबल, हमारे पास लीनियर स्केल ही पॉसिबल होता है। इसकी वैल्यू में कुछ ज़्यादा वेरिएशन आएगी, इसलिए हम ये सब ड्रॉबैक दूर करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं कॉनकेव पोल्स। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, तुम्हें डेफिनेशन याद रखनी है, प्रिंसिपल याद रखना है, ये डायग्राम याद रखना है, ये वाला डायग्राम याद रखना है। फिर आते कंस्ट्रक्शन तुम्हें कहीं मिल जाएगा। फिर आते हैं वर्किंग के ऊपर। तो वर्किंग की समझने के लिए तुम्हें पिछली वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा रहेगा बेहतर, वैसे इसमें भी मैंने पर्याप्त बताया है। इसको याद रखना है। फिर ये तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है, और फिर इस तरीके का डेरिवेशन याद रखना है, और फिर एक सिंपल सा इस तरीके से याद रखना है, ये वाला। ये है स्प्रिंग 11th क्लास का पार्ट। इसे बोलते हैं हम लोग क्या, टॉर्सन कांस्टेंट। टॉर्सन कांस्टेंट जितना कम होगा उतना सही रहेगा। बताएं क्यों सही रहेगा। देखो, टॉर्सन कांस्टेंट बताता है आखिरकार कोई स्प्रिंग कितनी रिजिड है, मतलब कितनी कठोर है। अगर के की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कि टॉर्सन, इसका मतलब है कि वो स्प्रिंग ज़्यादा रिजिड मतलब कठोर है, मतलब उससे उसको ट्विस्ट करने में ज़्यादा तुम्हें टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू याद रखनी है। फिर इसे याद रखना है। अगर तुमसे कोई पूछे कि आखिरकार हम रेडियली मैग्नेटिक फील्ड क्यों ले रहे हैं, मतलब हम कॉनकेव पोल क्यों ले रहे हैं, तो सिर्फ उतने से मतलब ये है कि अगर हम कॉनकेव पोल नहीं लेते तो हमारे पास जो हमने कॉस अपने पास 0 आ गया है, कॉस 0 नहीं आता है। कॉस 0 ना आने की वजह से जो हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है ना, जो अल्फ़ा, इसको स्केल होता है नॉन लीनियर, और नॉन लीनियर अपने पास नॉन लीनियर डिफ्लेक्शन देखने को मिलता, और नॉन लीनियर अपने पास कोई भी स्केल नहीं है। अपन को चाहिए पड़ता लीनियर स्केल, लीनियर डिफ्लेक्शन। इसलिए हमने क्या किया है, हमने क्या उसको दूर करने के लिए, मतलब ड्रॉबैक दूर करने के लिए हमने पोल ही कॉनकेव बना दिए। पोल कॉनकेव बनाने से क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो ही वो रेडियली हो गई, तो जिसकी वजह से कि जो कॉइल है उसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 0 हो गया, जिसकी वजह से कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। बेसिक इतनी सी बात याद रख ली है। और हाँ, हमने क्या देखा है, हमने इतनी सी बात देख ली थी कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू
NBA निब्बा के। और फिर मैंने क्या बताया था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू NBA अपॉन के। ये पूरी चीज़ कांस्टेंट होती है आई पे। और बेसिकली क्या है, ये है डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल। तो क्या देखते हैं, इस अगर तुम आई को देखो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अपॉन NBA इंटू अल्फ़ा। और इस पूरी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या बोलते हैं करंट रिडक्शन फैक्टर ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो इसे तुम क्या करो, इसे रिप्रेजेंट कन्वर्ट कर दो जी से, तो जी अल्फ़ा। तो जी इक्वल टू क्या हो जाता है, आई अपॉन अल्फ़ा। तो बेसिकली जी क्या बताता है कि करंट पर डिफ्लेक्शन। अपन क्या करते हैं, इसको और डिटेल में समझते हैं। देखो, अगर मान लो अपने पास है कितनी, जी की वैल्यू मान के चलते हैं 10 एम्पियर, और पर डिफ्लेक्शन, क्योंकि पर रेडियन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब 10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ होगा तो उसमें 1 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन तुम्हें देखने को मिला होगा। जो भी डाउट्स, जो भी समस्या है वो यहाँ से दूर हो जाएगी। अब यहाँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये रही अपने पास सस्ती से सिंपल सी डेफिनेशन, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले समझते हैं कि सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है। सेंसिटिविटी मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना मामूली से, मतलब कम से कम कोई चीज़ सेंसिटिव की जा सकती है। जैसे किसी की नाक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, किसी की जीभ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। मतलब कोई भी चीज़ कितने जल्दी डिटेक्ट कर लेना, मतलब छोटा सा भी छोटा चीज़ कितने जल्दी डिटेक्ट कर लेना। देखो, गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शो लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन व्हेन अ स्मॉल करंट इज पास्ड थ्रू इट, या फिर स्मॉल वोल्टेज अप्लाइड। मतलब इतना है कि कम क्वांटिटी पे भी रिस्पांस दे देना, वो उसकी सेंसिटिविटी को शो करता है। समझे कि नहीं समझे हैं। आखिरकार दो प्रकार की सेंसिटिविटी होती हैं। एक होती है करंट सेंसिटिविटी, बताते हैं इसका मतलब, और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। दोनों का मतलब समझेंगे तो दो, करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है IS इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन आई, मतलब डिफ्लेक्शन पर करंट। बेसिकली इसका होता है NBA अपॉन के। समझे, इस बात से मतलब है कि जितना ज़्यादा IS की ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना करंट सेंसिटिव होगा। देखो, अब बात आते हैं, दूसरा आता है अपने पास आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। देखो, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी आसान है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट करंट फ्लो थ्रू इट। कम सिंपल सी बात। अब हम लोग बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। देखो, जैसे मान के चलते हैं कि हमारे पास एक बैटरी है, ये बैटरी है। करंट सेंसिटिविटी का तो मतलब ये तुम्हारे पास बाहर है, इसके तुमने करंट गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्शन देखने को मिला। यहाँ मान लो तुमने गैल्वेनोमीटर लिया, उसके डिफ्लेक्शन देखने को मिले। देखो, सिंपल सी बात, BS इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बी। बेसिकली डिफ्लेक्शन है कि आखिरकार कितना वो उसका पॉइंटर कितना डिफ्लेक्ट करता है। इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा। देखो, बी की वैल्यू क्या होती है, बी इक्वल टू होता है IR। तो NB अपॉन A और K इंटू R। देखो, A वैसे टॉर्शन कांस्टेंट होता है, बता। देखो, स्प्रिंग जितनी ज़्यादा रिजिड होगी उसका टॉर्शन कांस्टेंट उतना ज़्यादा होगा। हमने क्या देखा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू, अपन इतना देखो, इतनी चीज़ क्या है, इतनी चीज़ है IS। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू IS, सॉरी इतना है, इतना IS अपॉन K। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस।
अब बात आती है आखिरकार ये रेजिस्टेंस किसका है, रेजिस्टेंस है उसी कॉइल का जो हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के अंदर ले रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? सिंपल सिंपल सी बेसिक बातें तुम्हें याद रखनी है। तो इसलिए अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हें करंट सेंसिटिविटी अगर इंक्रीज़ करनी तो कौन कौन से फैक्टर तुम इंक्रीज़ करोगे, तो करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। देखो, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करोगे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करोगे करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर उसको तुम एरिया इंक्रीज़ करोगे तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर जो के है इसको डिक्रीज़ करोगे तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं जो अपने पास गैल्वेनोमीटर है वो कौन कौन से फैक्टर, उसकी सेंसिटिविटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है। देखो, पहला देखो यहाँ लिखो, फैक्टर ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड। देखो, पहला जो है वो है नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। क्या है? नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। तो इस बात से हम क्या देखते हैं कि जितने ज़्यादा तुम नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करते जाओगे उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। क्या समझे? लेकिन एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा तुम नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर मान लो बेसिक से इतना सा गैप है, तुम कितने नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करते जाओगे, लेकिन फिर भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर हो गया है। दूसरा फैक्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज़्यादा तुम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करोगे सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। तीसरा फैक्टर है वो है एरिया ऑफ द कॉइल। एरिया ऑफ द कॉइल, जितना तुम एरिया कॉइल का इंक्रीज़ करते जाओगे उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। और चौथा पॉइंट है वो है के फॉर क्या होता है, टॉर्सन कांस्टेंट, जो डिपेंड करता है स्प्रिंग पे। इसकी वैल्यू हमेशा कम से कम ली जानी चाहिए। जितनी तुम कम के की वैल्यू लोगे उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। तुम क्या कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर सेंसिटिविटी इज इक्वल बेसिकली NBA/K, मतलब सेंसिटिविटी इन फैक्टरों पे डिपेंड कर रही है। इस तरीके से तुम अपने से याद कर सकते हो। देखो, इन सब का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये तुमने डिवाइस ली है, इसमें मान लो तुमने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। क्या किया? 1 एम्पियर करंट फ्लो किया। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। फिर हमने क्या किया कि इसके हमने नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ कर दिए। इसमें 1 एम्पियर ही करंट फ्लो हुआ, लेकिन इसमें लार्ज डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जितना ज़्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि उसको उतनी बारीकी से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब बात आती है कि आखिरकार गैल्वेनोमीटर के कहाँ कहाँ क्या क्या एडवांटेज हैं। इतनी बात समझ में आई हो तो बताओ, तो आगे बढ़ना। तो हम बात करते हैं एडवांटेज, कि आखिरकार गैल्वेनोमीटर के क्या क्या एडवांटेज हैं। हर पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, काफ़ी आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो, पहली बात यह है कि डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट फास्ट थ्रू इट। मतलब जो कॉइल में से जो डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? करंट पे। पहला इसका एडवांटेज है। और वो भी कैसा है? लीनियर इसका स्केल है, लीनियर स्केल। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट, सो लीनियर स्केल कैन बी यूज टू मेजर द डिफ्लेक्शन। पहला इसका एडवांटेज सबसे बड़ा है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इजीली सेंसिटिव बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न मैग्नेटिक फील्ड एरिया या डिक्रीजिंग के, मतलब टॉर्सन कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज करके, मतलब NB और A/K। मतलब अगर तुम किसी की सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हो, तुम ए वाले फैक्टर इंक्रीज़ करोगे और के को डिक्रीज़ करोगे तो उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ होती जाएगी। और दूसरी इसकी ये है, तीसरा, तुम जानते हो कि सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, लेकिन फिर भी सराउंडिंग की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर पाती, क्योंकि जो इंटरनल है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे इसका भी एक है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी पोजीशन कुछ डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। तीसरा,
चौथा होता है। देखो जो चौथा है वो एडी करंट से रिलेटेड है, जिसको अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सुन लो। एज द कॉइल इज बाउंडेड ओवर मेटलिक फ्रेम, द एडी करंट प्रोड्यूस्ड इन द फ्रेम ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली। एडी करंट को यहाँ थोड़ा भूल जाओ, एडी करंट को हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। अब किसी चीज़ के एडवांटेज होते हैं तो किसी चीज़ के उस चीज़ के डिसएडवांटेज भी होते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जो सेंसिटिविटी है वो प्रोपोर्शनल है NBA/K के। देखो सबसे बड़ी बात इसकी ये कि अगर तुमने सेंसिटिविटी फिक्स्ड कर दी, मतलब बनाते टाइम जितनी सेंसिटिविटी हो गई है उतनी ही रहेगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न तुम चेंज नहीं कर पाओगे जब तक खोलोगे नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम चेंज कर नहीं पाओगे क्योंकि सब सिस्टम इनवैलिड है, और उसका क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया भी तुम चेंज नहीं कर पाओगे, और तुमने जो स्प्रिंग ली है वो भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर ये सब तुम्हें चेंज करने तो उस डिवाइस को पहले खोलना पड़ेगा, बिना खोले तुम उसकी जब चेंज नहीं कर पाओगे, तो इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरी बात ये है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। किसकी वजह से? ओवरलोडिंग की वजह से। क्या है? ओवरलोडिंग की वजह से। तो मेरा आखिरी में ही बताना है कि अगर यहाँ तक भी तुम्हें समझ में नहीं आया है तो मैं तुमको 2 एडवाइस दूंगा। पहली एडवाइस है कि इसे दोबारा देखो। क्या है? दोबारा देखो। और दूसरी एडवाइस है कि पहली वाली बात को मानो। समझे कि नहीं समझे? और अगर बेसिक से अगर तुमको उसकी वर्किंग देखनी है तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे तुम्हें एनिमेशन वीडियो मिल जाएंगी। मैंने एनिमेशन वीडियो यहाँ इसलिए नहीं डाली ताकि मुझे कोई ना कोई कभी ना कभी कॉपीराइट देता ही रहता है, तो अगर फिर भी लगा दी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, डर आजकल बहुत लगता है। तो बेसिकली सिंपल सी बात है कि देखो मैं दोबारा यहीं समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो ऐसा होता सिस्टम, इसके ऊपर होती है कॉइलिंग, समझे कि नहीं समझे, और ये ऐसे रोटेट करती है, समझे कि नहीं समझे, ये ऐसे रोटेट करती है, इस रोटेट में डिफ्लेक्ट करती है, और ये पॉइंटर होता है कुछ इस तरीके से इसके ऊपर। मान लो ये ऐसी थी, ऐसे डिफ्लेक्ट करी, जितनी डिफ्लेक्शन की है भी तुम पता लगा, बस यहाँ बेसिकली देखना है डिफ्लेक्शन है मतलब करंट फ्लो हो रहा है। आगे पता लगाएंगे कितना करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो हम लोग आगे समझेंगे। बस यहाँ इतना ही समझना है, डिफ्लेक्शन हुआ मतलब करंट है, बस। तो मैं क्या क्या याद रखना है? इसकी डेफिनीशन, इसका प्रिंसिपल, इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन तुम्हें कहीं मिल जाएगा, और इसकी वर्किंग यहाँ तक देख लेनी है। अब तुमसे कोई अगर पूछ ले कि वाइवा में क्या करेगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों ली है, इसलिए कहना क्योंकि सर हमारे पास नॉन लीनियर स्केल पॉसिबल है ही नहीं है। अगर हम कॉनकेव पोल नहीं लेते तो मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। इतना बोलना कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए ही हमने ये कॉनकेव लिया है। फिर ये पूरा डेरिवेशन सब कुछ नहीं है। फिर बात करती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी किसी गैल्वेनोमीटर की ये बताती है कि थोड़े से भी करंट फ्लो होने पे वो कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करता है। देखो मान लो तुम्हारे पास 2 गैल्वेनोमीटर हैं, एक में तुमने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया तो उसने सिर्फ इतना सा ही डिफ्लेक्ट किया, और दूसरे में तुमने 1 एम्पियर करंट फ्लो किया उसने इतना डिफ्लेक्ट कर दिया, तो दूसरा वाला ज़्यादा बेस्ट माना जाएगा। अब 2 प्रकार की सेंसिटिविटी होती है, एक करंट सेंसिटिविटी होती है, एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है α/I, इसका फॉर्मूला तुम यहाँ से बना लोगे। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का α/B, मतलब कितना वोल्टेज अप्लाइड हो रहा है, तो α/IR। तो I करंट फ्लो, R कॉइल का रेजिस्टेंस सब करोगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू IS/R। करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू इस पर डिपेंड करती है, मतलब नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे बढ़ती जाएगी करंट सेंसिटिविटी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि अगर तुम नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करोगे, नंबर ऑफ टर्न तुमने इंक्रीज़ किए तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर इसकी तुम सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज़ करोगे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ होते हुए ही नज़र आएगी। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है लेंथ ऑफ वायर पे। तो अगर इसकी तुम्हें सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करनी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ करो, या फिर उसका एरिया इंक्रीज़ करो, या फिर K की वैल्यू तुम कम करो, लेकिन नंबर ऑफ टर्न फैक्टर नहीं है। और जो गैल्वेनोमीटर होती है उसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है किस पे, बेसिकली ये है NBA/K। नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, सेंसिटिविटी ज़्यादा।
मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, सेंसिटिविटी ज़्यादा, एरिया ज़्यादा, उस पर इसका एरिया ज़्यादा, सेंसिटिविटी ज़्यादा। जितनी कम टॉर्शन के की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। इसके एडवांटेज क्या है? क्योंकि इसके पास लीनियर स्केल है, क्योंकि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, सेंसिटिविटी इन 4 फैक्टर पर डिपेंड करती है, और दूसरी बात है कि हमारे पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। और तीसरी बात है कि हमारे पास क्या बोलते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसको मतलब डिस्टर्ब नहीं कर पाती। और चौथी है कि वो है एडी करंट, अपन बाद में पढ़ेंगे। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि इसकी सेंसिटिविटी अगर एक बार बनाते टाइम फिक्स्ड हो गई है, उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते हो। समझे कि नहीं समझे? और तीसरी बात है कि जल्दी डैमेज हो जाता है। कभी कभार तुमसे ये भी पूछा जाता है कि जो तुमने सस्पेंशन जो लिया है, जो सस्पेंशन या स्प्रिंग जो भी ली है, ये किस मटेरियल की बनी होती है। तो चलो यहाँ हम लोग बात करना स्टार्ट करते हैं। उस मटेरियल का नाम है, वो है फॉस्फोर ब्रोंज। देखो, क्योंकि इस पर भी अब पूछा जाता है कि आखिर इसको ऐसी मटेरियल की हमने वो सस्पेंशन या स्प्रिंग क्यों ली है, ब्रोंज। देखो, पहला इसकी बात ये है कि ये है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर प्लेट। दूसरा है इट डज नॉट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज मतलब ऐसा होता है कि अगर करंट फ्लो हो तो मतलब जलेगा नहीं। तीसरी बात ये है कि इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक मतलब कि अपनी इनिशियल पोजीशन पे दोबारा आ जाना, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन ना होना। चौथा इसका बात है कि इट हैज़ वेरी लिटिल इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। वही बात हो गई है। और पांचवी बात है कि इट इज़ नॉट मैग्नेटिक, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और छठवीं इसकी बात यह है कि इट हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। मतलब हमारे पास जो टॉर्शन कांस्टेंट है, इसकी यहाँ जो ये मटेरियल होता है उसके के की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए इस मटेरियल को हम प्रेफर करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एनसीईआरटी का सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। देखो, आ रेक्टेंगुलर कॉल ऑफ एरिया, मतलब एक कोई है, उसका एरिया अपने पास है, वो है 55.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न है वो है 60। द कॉइल इज इन रेडियल हॉरिजॉन्टल फील्ड, मतलब वेयर मीन्स द लाइन, वो सब छोड़ो, मतलब कितनी है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, वो है 90 गॉस। और हम लोग आगे बात करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन आराम से मिल जाएगा। व्हाट इज द टॉर्शनल कांस्टेंट के ऑफ द हेयर स्प्रिंग कनेक्टेड टू द, देखो, और आई की वैल्यू है वो है 0.2 मिली एम्पियर, और थीटा जो है डिफ्लेक्शन है वो है 18 डिग्री, और हमें की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा, ये फॉर्मूला जस्ट तुम्हें पूरा तरीके से याद रहना चाहिए। मैंने पता कैसे याद रखा था, मैंने याद रखा था कि अल्फ़ा इज इक्वल टू निब्बा, काम ख़त्म। क्या हुआ? काम ख़त्म। वैसे करोगे दिक्कत आ जाएगी। हमारे पास सारी वैल्यू गिवन, हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो निब्बा अपॉन अल्फ़ा, वैल्यू रखो, आंसर पाओ। तो इसकी जो यूनिट तुम्हें देखने को मिलेगी वो आएगी, सारी वैल्यू रखोगे तो आंसर एनसीईआरटी, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर का डायरेक्ट देखते हैं। तो इसका आएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻⁹ न्यूटन मीटर पर डिग्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन हम लोग कहाँ का करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम जो बोर्ड में आ चुका है। कहाँ? जो बोर्ड में आ चुका है। देखो, ये बोर्ड 2001 में आया था, सुनो क्वेश्चन अच्छे से। टू इंक्रीज करेंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%। मतलब तुम क्या करना चाहते हो, उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज NBA/K, मतलब तुम इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो। टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50%, its resistance is increased so that new resistance become twice its initial resistance. Why
व्हाट फैक्टर डज इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेस। देखो कोई बात नहीं, अपने पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है अल्फ़ा अपॉन आई, क्या समझे, अल्फ़ा अपॉन आई। और वोल्टेज सेंसिटिविटी का है वो है बी एस इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन बी या आई एस अपॉन आर, समझे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कहा गया है कि टू इंक्रीज करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बाय 50% इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज। वो सब छोड़ो, मतलब हमारे पास जो न्यू सेंसिटिविटी आई है वो आई है इनिशियल प्लस 50% ऑफ इनिशियल आई एस। तो इसका अगर तुम आंसर देखोगे तो बेसिकली अगर इसको कहते हैं कि 150 अपॉन आई एस ए 3/2 आई एस, मतलब फाइनल जो भी इनिश आई है, फाइनल सेंसिटिविटी हुई है वो हुई है इनिशियल के 3/2, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल सेंसिटिविटी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो अब इसमें पूछा गया है कि बताओ उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी होगी। अब देखो सुनो क्वेश्चन में कहा गया कि मैंने इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज किया है। रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस पता है कितना है, इनिशियल का ट्वाइस। इसका रेजिस्टेंस चेंज होने का मतलब ये है कि अल्फा इक्वल टू, मतलब हमने नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज किए होंगे, वो सब थोड़ा उससे मतलब नहीं है। तो हमने क्या देखा, उसका रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया, डबल हो गया है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होता है करंट, न्यू करंट अपॉन न्यू रेजिस्टेंस। तो न्यू करंट कितना है, ये है न्यू रेजिस्टिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या है, न्यू करंट सेंसिटिविटी। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि न्यू वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाता है 3/2 ऑफ आई एस अपॉन 2R। इतनी सब क्वांटिटी क्या होती है, ये हो जाता है 3/4 आई एस अपॉन आर होता है इनिशियल रेजिस्टिविटी बी एस। तो बी डैश इज इक्वल टू 0.75% ऑफ इनिशियल। तो इसका मतलब ये है कि फाइनल रेजिस्टिविटी इज 75% ऑफ इनिशियल रेजिस्टिविटी, या फिर कह सकते हैं डिक्रीज बाय 25%।